नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जी के प्रजापत। आप देख रहे हो शिक्षा क्षेत्र ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत है साथियों। अपन पढ़ रहे थे वर्ण विचार, और वर्ण विचार की दो क्लासें अपन ने डाल दी, जिसमें पहली क्लास में अपन ने पढ़ा था कि स्वर और व्यंजन का वर्गीकरण, यानी स्वरों का वर्गीकरण, स्वर किसे कहते हैं, वर्ण उनका वर्गीकरण पढ़ा था कि किस किस आधार पर उनको वर्गीकृत किया जाता, मुख आकृति के आधार पर, ओष्ठ आकृति के आधार पर, यानी मात्रा के आधार पर। इस प्रकार पहली क्लास में स्वरों का वर्गीकरण पढ़ा, और दूसरी क्लास में अपन ने पढ़ा था कि क्या नाम से व्यंजन और व्यंजन का वर्गीकरण पढ़ा था। व्यंजन को फिर उसके अनेक वर्गीकरण में, जैसे अपन ने पढ़ा परिवर्तन के आधार पर पढ़ा, सौर तंत्रियों के आधार पर सघोष अघोष पढ़ा, अल्प प्राण वायु के आधार पर पढ़ा। यानी पहली कक्षा में स्वरों का वर्गीकरण था, दूसरी कक्षा में व्यंजन का वर्गीकरण, व्यंजन और व्यंजन का वर्गीकरण था, और ये तीसरी कक्षा है साथियों। यानी इन तीनों कक्षाओं में वर्ण विचार का टॉपिक समाप्त हो गया साथियों। आपको मैं बता दूं, इन तीनों कक्षाओं को एक बार आप पढ़ना, और आप चाहे किसी भी की रीट के तो है सही, लेकिन इसके अलावा किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो और वहां पर वर्ण विचार है, तो एक बार इस टॉपिक को, तीनों कक्षाओं को देखना, और उसके बाद किसी भी गाइड के आप न्यू टाइप प्रश्न उठा करके देखना। आपको एक भी पर्सन कहीं भी से बाहर जाने वाला नहीं है साथियों। तो याद रखें, अब अपन ने क्या है कि आज पढ़ेंगे वर्ण विचार के महत्वपूर्ण तथ्य, यानी कि जो सामान्य वर्गीकरण वगैरह ये तो अपने वहां पर पढ़ ही लिए थे। अब इसके बाद ही अपन पढ़ रहे हैं कि क्या है क्या नहीं है। अब देखो, वर्ण विचार के महत्वपूर्ण तथ्य हम पहले पढ़ेंगे अपन हिंदी वर्णमाला के वर्णों की संख्या। अब हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कौन क्या बताता है, ये कोई दिक्कत नहीं है। आप देखो, पहले देखो हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या अपन ने स्वर पढ़े थे 11, आपको पता है, कोई कंफ्यूज होने की स्थिति नहीं। स्पर्श व्यंजन पढ़े थे कितने हैं, 25। अयोगवा वर्ण कितने पढ़े थे, 2, अंग और अह। संयुक्त व्यंजन कितने पढ़े थे, 4। ऊष्म संघर्षी व्यंजन कितने पढ़े थे, 4। अंतस्थ व्यंजन कितने पढ़े थे, 4। द्विगुण व्यंजन कितने पढ़े थे, 2। और विशिष्ट वर्ण जो एक है, ये इस तरह का लय के टाइम में है। तो साथियों, ये अभी मतलब क्या नाम से अभी नया ही वर्ण बना है, तो इसके आने की पूरी संभावना, तो याद रखना कि इसको आपको प्रश्न आ सकता है ये कि भाई वह विशिष्ट वर्ण किसे कहते हैं। तो जो ये वर्ण है, इसको विशिष्ट वर्ण के नाम से जाना जाता है साथियों। अब देखो साथियों, वर्णों की कुल संख्या देखें तो 53 हो गए साथियों। कितनी हो गई है, 53। पहले अपन पढ़ते थे 52, 44 और 58 बताते थे कहीं से आती है। तो तीनों का मैं अभी बता रहा हूँ, आगे आपसे आराम से देखो। विशिष्ट वर्ण एक जोड़ दिए तो पहले तो 52 बताते थे, यानी कुल वर्णों की संख्या कितनी बताते थे अपन, 52। तो अब कितनी हो गई, 53 हो गई साथियों। उसके बाद देखो ग्रहित और आगत वर्ण, तो पहले 52 और 6 को जोड़ते थे 58 आ जाते थे यहाँ पर। तो ग्रहित और आगत वर्ण सहित कितने हो गए, अब 59 हो गए साथियों। कितने हो गए, 59 हो गए। तो याद रखना कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है, 53, और कुल ग्रहित आगत वर्ण सहित कितनी है, 59। अब देखो साथियों, मैंने तीनों प्रश्न जो वर्णमाला से 3 प्रकार के प्रश्न अब तक बनकर के पूछे जाते हैं, और तीनों इस प्रकार है। ये प्रश्न आया हुआ है, हिंदी वर्णमाला में संयुक्त वर्णों को छोड़कर वर्णों की संख्या कितनी है, 44 थी, लेकिन अब एक वर्ण ये जोड़ दिए गए, तो अब कितने हो गए, 45 हो गए। आप कहीं गाइड, पुराने गाइड पढ़ोगे तो वहां पर 44 लिखे आएंगे, तो ध्यान रखना। अगर संशोधन कर दिया उस गाइड वाले ने तो फिर तो ठीक है, लेकिन नहीं किया तो वहां 44 लिखे आएंगे। तो कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि एक वर्ण ये जोड़ दिया गया इसमें साथियों। तो अब हिंदी वर्णमाला में संयुक्त वर्णों को छोड़कर वर्णों की संख्या कितनी हो गई, 45 हो गई साथियों। कितनी हो गई है, 45 हो गए साथियों। तो ये था साथियों हिंदी वर्णमाला में संयुक्त वर्णों की छोड़कर वर्णों की संख्या कितनी है, 45 है साथियों। यानी संयुक्त वर्णों को अगर काउंट नहीं करते तो कितने हो जाएंगे, 45 हो जाएंगे। सीधा से प्रश्न आया हुआ है एग्जाम में। इसके बाद देखो हिंदी वर्णमाला के कुल वर्णों की संख्या अब कितनी हो गई, 53 हो गई साथियों। कितने हो गए, 53 हो गए। जो पहले कितनी थी, 52 बताते थे। और ग्रहित या आगत वर्णों सहित हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी हो गई, 59 हो गए साथियों। कितने हो गए, 59 हो गए। यानी वर्णों की कुल संख्याओं से संबंधित ये तीनों प्रश्न इस प्रकार से पूछे जाएंगे आपको। आप कैसे भी स्थिति में रहे तो इनको देना है। और अगर आप मान लो अगर ऐसा नहीं तो प्राथमिकता कुल वर्णों की संख्या पूछी जाए तो 53 करना है आपको। अगर मान लो 53 ऑप्शन में नहीं है तो फिर 59 को, अगर 59 ऑप्शन में है ना तो फिर इसको करना है साथियों। तो ये ध्यान रखना। तो अब वर्णों की संख्या से कोई असंबंधित आपके कंफ्यूज नहीं रहा होगा कि यानी हिंदी वर्णमाला की संख्या सारी आ गए साथियों। अब इसके बाद देखो साथियों,
भाषा की सबसे छोटी इकाई, बड़ी इकाई, इनसे संबंधित भी अपन ने वहां नहीं पढ़ाता था, इसलिए मैं, क्योंकि वहां तो सीधा सा आपको टॉपिक टू टॉपिक बिंदु लेके, मतलब एक लाइन टू लाइन लेके आ रहा था, इसलिए वहां पे नहीं पढ़ाया। अब यहाँ पे लेके आया हूं, देखो भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि। आप सबको पता, सीधा सा प्रश्न आता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं? ध्वनि को कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, अच्छा सॉरी साथियों, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई है ना, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण, और भाषा की सबसे छोटी इकाई अंक किसे कहते हैं? वर्ण को कहते हैं साथियों। तो याद रखना कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई पूछेगा तो ध्वनि आएगी, और लिखित इकाई पूछे तो वर्ण आएगा, और सबसे छोटी इकाई पूछे तो भी क्या आएगा? वर्ण आएगा। उसके बाद देखो साथियों, अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई शब्द, यानी शब्द का तो अर्थ निकलता है ना, तो इसीलिए कि अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई क्या होगी? शब्द होगा साथियों। और भाव या भावार्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई वाक्य होगा, क्योंकि शब्द का तो क्या निकलता है? अर्थ निकलता है, तो अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई क्या है? शब्द होता है। और उसके बाद भाव या भावार्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई क्या होगा? वाक्य होगा साथियों। इसी के साथ देखो, भाषा का सबसे बड़ा अंग वो भी वाक्य होगा, यानी भाव या भावार्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई वाक्य होता है, और भाषा का सबसे बड़ा अंग भी वाक्य होता है साथियों। तो यह था भाषा से संबंधित जो प्रश्न आपके सीधे सीधे लाइन टू लाइन प्रश्न बन करके एग्जाम में पूछे जाते हैं साथियों। इसके बाद देखो, यदि आधा और पूरा वर्ण एक जैसा हो तो उन्हें द्वित्व वर्ण कहते हैं। कई बार एग्जाम में प्रश्न आया हुआ साथियों कि यदि आधा और पूरा वर्ण एक जैसा हो तो उन्हें द्वित्व वर्ण कहते हैं साथियों। तो याद रखना, तो यानी द्वित्व वर्ण कहते हैं। तो देखो अब ये दिल्ली है साथियों, अब इसमें ल और अल्ल, आधा ल यानी आधा वर्ण भी है और पूरा वर्ण भी एक ही है। तो जब ऐसी स्थिति पाई जाती है तो उनको क्या कहा जाता है? द्वित्व वर्ण कहा जाता है। जैसे पन्ना में देखो न और न, यानी आधा न और पूरा न आ रहा है। अगर मान लो अलग अलग वर्ण होते हैं तो उनको संयुक्त वर्ण अपन बोलते हैं साथियों ना। तो यह याद रखना कि यदि आधा और पूरा वर्ण एक जैसा हो तो उन्हें द्वित्व वर्ण कहते हैं। कई एग्जाम में प्रश्न आया हुआ साथियों। द्वित्व या संयुक्त वर्ण के नीचे कभी भी हलंत नहीं लगाया जाता है। यह भी याद रखना कि जो द्वितीय वर्ण होते हैं, संयुक्त वर्ण होते हैं, उनके कभी नीचे हलंत नहीं लगाया जाता। क्यों नहीं लगाया जाता? देखो साथियों, अगर मान लो दिल, अगर मैंने जैसे पन्न लिख लिया, मान लो सपोज करो आ के आ नहीं लगाया, तो भी अगर ल आता तो तभी होगा ना, कब? जब उसमें कोई स्वर नहीं रहेगा। इसीलिए इनके नीचे कभी भी हलंत नहीं लगाया जाता। तो ये लाइन सीधी से आपको याद रखना है कि द्वितीय और संयुक्त वर्णों के नीचे कभी भी हलंत नहीं लगाया जाता। कहीं प्रश्न आया तो नहीं, लेकिन कहीं पूछ ले तो मैंने ये चीज आपको लिख दी। ये बाकी प्रश्न आ रखा है। इसके बाद देखो, यदि किसी का होठ कट जाए तो वो किन वर्णों का उच्चारण नहीं कर सकता? पयवरक का नहीं कर सकता साथियों। यदि मान लो किसी का होठ कट जाए तो वो किन वर्णों का उच्चारण नहीं कर सकता? पयवरक का नहीं कर सकता साथियों। मुख्य छत किसे कहते हैं? तालु को कहते हैं। यानी मुख्य छत किसे कहते हैं? तालु को कहते हैं। ये सीधे प्रश्न आए हुए हैं साथियों ना। है का उच्चारण उर या कांकल्य से होता है। है का उच्चारण उर या काकल्य से होता है, इसीलिए इसे उरी वर्ण या काकल्य वर्ण अथवा अलिजीव वर्ण भी कहते हैं। तो याद रखना साथियों, जो है वर्ण है इसको उरी या काकल्य वर्ण भी कहते हैं, अलिजीव वर्ण भी कहा जाता है। अब नोट लगा के याद रखना, यदि विसर्ग और है का उच्चारण स्थान से पहले काकल्य ध्वनि बाद में कंठ होगा। कहने का मतलब क्या कहना, जैसे अपने इनका उच्चारण स्थान पढ़ा था तो अंको विसर्जन है कंठ है, यानी कि विसर्ग का है का उच्चारण स्थान मैंने जब अपन पढ़े तो वहां पर क्या बताया मैंने? कंठ बताया। लेकिन यह ध्यान रखना है कि अगर ऑप्शन में पहले काकल्य ध्वनि है तो विसर्ग और है का उच्चारण पहले क्या माना जाएगा? काकल्य ध्वनि माना जाएगा। उसके बाद ही अपने वर्गीय व्यंजनों में चले जाएंगे, यानी अपने जहां पर उच्चारण स्थान है। तो कहने का मतलब पहले काकल्य ध्वनि है तो काकल्य ध्वनि होगी। अगर ऑप्शन में यह नहीं है तो फिर ये किस में माने जाएंगे? कंठ में माने जाएंगे साथियों। तो याद रखना, ये समझ में आ गया। इसके बाद देखो, अंग य अण न म का पहले उच्चारण स्थान अनुनासिक नासिक होगा। अगर यह नहीं है तो अपने वर्गीय व्यंजन में चले जाएंगे। नोट, न का उच्चारण स्थान में वरीयता। अब देखो साथियों, इनको ध्यान रखना, अंग य अण न और म का पहले उच्चारण स्थान क्या होगा? अनुनासिक या नासिक होगा। अगर मान लो ऑप्शन में नासिक या अनुनासिक दे रखा है तो इनका पहले उच्चारण स्थान तो ये होगा। अगर मान लो ये नहीं दे रखा है तो ये इसके बाद अपने वर्गीय व्यंजन में चले जाएंगे। जैसे ये किससे कंठ से होता है तो इचु सानु तालु से होता है, तो ये इस प्रकार ये अपने अपने वर्गीय व्यंजन में चले जाएंगे। अगर मान लो अनुनासिक और नासिक के ऑप्शन में पहले है तो वरीयता आपको इनको देना है साथियों।
अब इसके बाद देखो साथियों, न का उच्चारण स्थान में वरीयत। देखो न है तो पहले तो देखो साथियों अनुनासिक या नासिक होगा, तो पहले नंबर पे तो ये जाएगा। समझ में आ गया कि पहले नंबर पे तो अनुनासिक है। उसके बाद वत्स्य में दिया जाएगा। अगर वत्स्य होता है तो ऑप्शन में वत्स्य, अगर मान लो नास्य अनुनासिक भी नहीं है और वत्स्य भी नहीं है तो फिर दंत में माना जाएगा साथियों। किस में चला जाएगा, यानी इसका उच्चारण स्थान दंत आता ना, तो ये दंत में चला जाएगा साथियों। तो ये याद रखना कि पहले तो अनुनासिक है, फिर वत्स्य और फिर दंत में चला जाएगा ये अपने वर्ग के व्यंजन में। इसके बाद देखो क ख का उच्चारण जीवा के मूल भाग से होता है, अतः इन्हें जीवा मूली वर्ण भी कहते हैं। जब ये ख और ख इनके आगे इस तरह से सिंबल्स होते हैं तो इनको क्या वर्ण कहते हैं, जीवा मूली वर्ण ये होते हैं। तो इस तरह इनको क्या कहता है, जीवा मूली वर्ण भी कहते हैं। अब देखो न स ल ज र को वस्य वर्ण भी कहते हैं। जो ये सभी साथी यो न स ल ज र को वस्य वर्ण भी कहते हैं। अब इसमें क्या है साथियों, मैंने आपको वस्य वर्ण में लिखाया है ल। क्या लिखा है, ल लिखा है। ल क्यों लिखाया है, क्योंकि दोनों ही पर्सन आए हुए हैं तो ल को ही मुख्य प्राथमिकता। अगर मान लो चारों ऑप्शन में है, मान लो ऑप्शन ए में न है, बी में से है, स में ल है, इस तरह से चारों ऑप्शन में है, तो उनमें से सबसे प्राथमिकता किसको देना है, ल को देना है। यानी वस्य वर्ण में सबसे प्राथमिकता किसको देना है, ल को देना है। बाकी न स ल ज र को इनको वस्य वर्ण कहते हैं। तो ये दोनों पर्सन आए हुए हैं तो अधिकांश तो लय पूछा जाता है कि वस्य वर्ण कौन सा है, लय होता है। अगर मान लो लय नहीं है तो इनमें से जो भी आएगा तो वो वस्य वर्ण में माना जाएगा। तो ये ध्यान रखना साथियों। पंचांग शब्द में उच्चारित ध्वनियों का लेखन। पंचांग शब्द में उच्चारित ध्वनियों का लेखन ये कई बार एग्जाम में पूछा गया साथियों, तो इसलिए मैंने इसको लिखा कि पंचांग को देखो प ये चा अंग ग, इस तरह से इनका वर्गीकरण किया जाता है साथियों। यानी इस हिसाब से इनका वर्गीकरण किया जाता है ना। देवनागरी लिपि में स्वरों की संख्या कितनी है, 11। देवनागरी लिपि में स्वरों की संख्या कितनी है, 11। स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों के दो वर्ग बनते हैं। देखो स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों के 2 वर्ग बनते हैं। कौन कौन से, सहघोष और अघोष। जो मैंने आपको स्वर तंत्रियों के आधार पर 2 भाग में बांट कर बताया था कि सहघोष और अघोष। तो ये थे साथियों वर्ण विचार से संबंधित, यानी इन तीनों कक्षाओं में अपना जो वर्ण विचार टॉपिक है कंप्लीट हो गया है। तीनों में साथियों ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे का आपका समय लगा है और यानी इस 1 घंटे में सारा वर्ण विचार कंप्लीट हो गया है। अब अगर आप इनको आराम से रिपीट करते रहते हो, कर सकते हो, इनको ज्यादा समय भी नहीं लगेगा और एक अच्छे कंटेंट के साथ आपको मिला। इसमें जितने भी आए हुए सारे जो पर्सन होते हैं अलग, जो जैसे सीधे सीधे पर्सन वो तो इनमें मिल ही रहे हैं, लेकिन मान लो इनमें ऐड नहीं है तो उन पर्सनों को मैं ऐसे अलग से लेके आता हूँ साथियों। तो अलग से आपको जो आयो पर्सन पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, यानी सारा सब कुछ इसी एक ही क्लास में आपको मिल जाएगा। तो ठीक है साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।